भी ज्यादा, तकलीफ दुगनी से ज्यादा दे दी इन्होंने। जो इस पर क्या महंगाई किसान के लिए सबसे पहले तो जीएसटी, चीज पर किसान की, चाहे वो बीज हो, खाद हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हो, कोई चीज नहीं बख्शी। पहली बार ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पर 18% जीएसटी। मतलब जो किसान पर कभी नहीं हुआ था, दुगनी करने की आय की बजाय ये 3-10 लाख का ट्रैक्टर लेना पड़ता है किसान को, तो 2,80,000 जीएसटी देने, 3 लाख के करीब जीएसटी देनी पड़ती है। तो ये हालात है। और आज के दिन चाहे वो डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, डीएपी हो, लेबर हो, सारी चीजें महंगी। आज ट्यूबवेल यदि किसान को लेना पड़ता है तो उसका खर्चा 3 गुना है। जो कांग्रेस सरकार में ट्यूबवेल लेने का खर्चा, कनेक्शन लेने का खर्चा था, उससे अब तो ये सारी चीजें, ये तो चीजें ना महंगाई कर दी। लेकिन जो किसान की लाभ की चीजें थी, जो स्कीमें लाभ की थी, वो बंद कर दी। उन पर काम नहीं हो रहा, कुछ बंद कर दी, कुछ पर काम नहीं हो रहा। जैसे दारू पर नलवी नहर थी, किसानों के फायदे की थी, उसको खत्म कर दिया। हासी पुटाना ब्रांच की थी, उसका क्या हुआ? एसवाई पर क्या काम कर रहे? गन्नौर की अनाज मंडी की बात कर रहे। कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर कांग्रेस राज में वहां कुछ डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद तक कहीं कोई पैसा नहीं लगा इसमें। गन्नौर और मसाला मंडी कुंडली में, गुरुग्राम में फूल मंडी, इंदौर, ये जो प्रोजेक्ट थे, जब तक किसानों के लाभदायक प्रोजेक्ट सरकार को लेने चाहिए थे, नहीं लाए तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब कुछ स्कीमें ऐसी थी, जैसे डेयरी की स्कीम, डेयरी पर लोन की स्कीम थी। इनके किसानों का जो है पशुओं की सरकारी बीमा बंद कर दिया, और इस प्रकार दुग्ध प्रतियोगिता बंद कर दी, बोनस देना बंद कर दिया। बहुत स्कीमें थी जो इन्होंने बंद कर दी। और ड्रिप इरिगेशन पर जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी। और सबसे बड़ा गलत काम ये किया कि इसकी जो सेल, जो जिन्नस थी किसान की, उस पर सीलिंग कर दी। इतना लेंगे सरकार, इतना खरीदेगी, इसे ज्यादा नहीं खरीदेगी, बाकी को कहाँ ले रहे? डिस्ट्रेस सेल में। जैसे अब भावांतर भरपाई योजना है, अब उसमें आपने देखा बाजरे में, बाजरा सरकार ने खरीदना बंद कर दिया। अब यही हाल सूरजमुखी का, लोग आज सड़कों पे उतरे हुए। और एक डेयरी कहते बिकी है, वो भी 4400-4500 रुपये में बिकी है, 6400 रुपये उसका एमएसपी है। एमएसपी पर कोई चीजें खरीदी नहीं जा रही, मजबूरी की बात है। इससे किसान को बड़ा भारी घाटा हो रहा है। जब से सरकार आई है, इसने आयात तो कम कर बढ़ा दिया और निर्यात जो है कम कर दिया। किसान को फायदा जब है, जब किसान की जो पैदा की चीजें बाहर निर्यात होगी, उसका अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उसके बाद से इन्होंने निर्यात ज्यादा कर दिया, इसे किसान को यहाँ जो है भाव नहीं मिलता। तो ये किसके लिए? ये सिर्फ अपने कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और इसमें जो है कृषि वैज्ञानिकों के 2500 पद खत्म कर दिए इन्होंने। इस सरकार में आत्महत्या का आंकड़ा जो है 46% बढ़ा है इस सरकार। ये प्रदेश की, देश की, ये देश की 40% बढ़ोतरी, देश की है बढ़ोतरी, आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई। ये कृषि वैज्ञानिक देश का है, देश की है। तो आप जो भी घोटाले हुए, अब किसानों का जब भी घोटाला होता है, किसानों को नुकसान होता है, किसान के नाम पर दूसरे फायदा उठाते हैं। आपने देखा है प्रदेश में धान घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, सरसों खरीद घोटाला हुआ, पशुपालन विभाग का घोटाला हुआ, और इसमें 17 करोड़ की सब्सिडी किसान की जो है ये सरकारी आदमी खा गए। फसल बीमा योजना में घोटाले हुए, उद्यान विभाग का नकली कोलेस्ट्रॉल घोटाला हुआ, भावांतर भरपाई योजना में, ये मेरे पास है, भिवानी की जिले में है, उसमें 6 FIR दर्ज है। भावांतर भरपाई योजना में घोटाला
घोटाले हुए, मेरा पानी मेरे विरासत में घोटाले हुए, बीज निगम में घोटाले हुए। तो ये इतने घोटाले हैं, सबका रिकॉर्ड है। ये जो घोटाले आज जो किसान को फायदा मिलना चाहिए, जो स्कीमें होती है उनका फायदा किसान को नहीं बल्कि और आदमी उठाते। जो ट्रेनिंग सिस्टम है इनका, वो कोई ट्रेनिंग नहीं। अब ट्रेनिंग में ये है, एक आदमी को इन्होंने दे दिया, किसानों को परीक्षण नहीं मिला लेकिन उसकी पेमेंट होगी। ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जहाँ अब इनका विदेश दौरे हैं, दूसरी स्टेटों के दौरे हैं, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ है ये सारा मामला, ये वो है। और आज हरियाणा में हर परिवार पर जो है 1,82,000 रुपये का खर्चा है हरियाणा में। और इसमें जो है ना, उधारी में चौथे नंबर पर है जहाँ कृषि विकास की बात है। महाराष्ट्र में 18% है, 17.9%, लेकिन हरियाणा में -2.5 है। हरियाणा माइनस में है कृषि विकास के अंदर, क्योंकि यहाँ कृषि विकास में जो है, कृषि के बारे में जो आय गिरते हैं तो उसमें पोल्ट्री है, फिशरीज है, पशुपालन है, सारी चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन हरियाणा में इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये माइनस के अंदर है। फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए का किसानों का पैसा चलेगा, वो कंपनियां फायदा, ये कहते थे कि हम सरकारी बीमा करेंगे, सरकार बीमा करेगी, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर दिया इन्होंने। किसान पर टोटल कर्ज 16,80,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इनका कर्जा माफ नहीं के बावजूद इसके कि इस नाम से मोदी सरकार ने वोट ले ली कर्जा माफी के नाम पे। और कर्जा माफ नहीं का एक पैसा का किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन उद्योगपतियों का 11-12 लाख करोड़ रुपए तो एक बार माफ किया, 7-8 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गया, और भी बढ़ गया होगा एनपीए। तो इनका तो 20 लाख करोड़ के कर्जा लिया, इनको तो फायदा उद्योगपति तो है, किसान को कहते हैं कर्जा माफ नहीं करेंगे। तो देश का जो है कृषि आधारित देश है ये, तो किसान के साथ अन्याय हो रहा है। अब इसका खेती में रोजगार जो है, आज रोजगार जो है ज्यादातर 41% लोग खेती पर डिपेंडेंट है, रोजगार खेती से मिलता है। बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है वो दूसरे सेक्टर्स की सारी बेरोजगारी जो है आज देश में सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं जो इस सरकार ने जो स्कीमें जो लोगों के किसानों की आय के लिए चालू करनी थी, लागू करनी थी, वो लागू नहीं की, और जो लाभदायक थी वो बंद कर दी। किसान के प्रति जो है उदासीन रवैया है, किसान की सुध नहीं ले रही सरकार। और हम जो है इस बात के लिए जो है सरकार की भर्त्सना भी करते हैं कि सरकार किसानों पर ध्यान दे और इन गरीबों का कर्जा माफी जो है ना, जो इनका कर्जा है, ब्याज है, इनको माफ करे। आप यही और कोई ये मौलाना जी बताएंगे, मौलाना जी आपको बड़ी जैसे कि अभी बताया गया कि 2016 में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 2022 जो कि आज़ादी का 75वां वर्ष होगा, उसके अंदर किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। और साथ ही हरियाणा सरकार ने भी संकल्प लिया और अपनी कमर कस ली, और कमर कसने के साथ बिस्तरे भी बांध लिए। एक के बाद एक 18 देशों में गए, और उसमें से कुछ देश तो ऐसे थे जहां एक से ज्यादा बार गए, जैसे कि नीदरलैंड्स में 3 बार गए,
यूनाइटेड किंगडम में 2 बार गए, स्पेन के अंदर 2 बार गए और फिर हरियाणा में किया क्या, किसानों की फोटोग्राफ बैंकों में चिपका दी गई कि ये डिफॉल्टर हैं। ये काम किया। दादूपुर नलवी नहर डी नोटिफाई कर दी गई, हांसी बुटाना बंद कर दी गई, 80,000 से ज्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किए, खरीद पर सीमा लगा दी गई, जिसके कारण आज किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है, ट्राली में अपनी फसल को वापस भी लाता है, बची हुई फसल को। ऐसा हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इनपुट कॉस्ट बढ़ाई गई, डीजल की कीमती आप देख लीजिए कहां पहुंची। जीएसटी लगा, चाहे पेस्टिसाइड पे, चाहे फर्टिलाइजर्स पे, चाहे फार्म एप्लायंसेस पे। खाद और बीज, ना तो उनकी गुणवत्ता की चेकिंग हुई, ना उनकी समय से उपलब्धता जो है, उपलब्धता उसको सुनिश्चित किया गया। और जब मैंने विधानसभा में सवाल लगा के पूछा कि आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत कितने किसान पंजीकृत हैं और उनमें से कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है, उसके जवाब में बताया गया कि रबी जो सीजन था 2022-23 के अंदर 7,47,983 किसानों ने पंजीकरण कराया था। और कितने किसानों की आय दुगनी की गई, कहते हैं जी कि इसकी हमने जानकारी एकत्रित नहीं करी। भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही तो थी। और यह भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो जवाब में जानकारी दी गई कि रबी फसल सीजन 2022 संख्या जिन्होंने पंजीकरण कराया वो 7,47,983 है, जबकि रबी 2020-21 के समय सीजन में जो किसानों ने पंजीकरण कराया वो 9,38,195 थे। यानी कि एक साल में रबी फसल के अंदर 1,90,212 किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया। ये कहां गए, कहां चले गए? ये भी हमें हरियाणा सरकार से जवाब चाहिए। और ये सब गलत नीतियों के कारण जो आय दोगुनी होनी थी किसानों की, खर्चे दोगुने हो गए। और ये घोषणा भी एक जुमला बन गई जो कि दुखद है। कांग्रेस पार्टी के समय में यदि हम बात करें गेहूं की, तो 2003-04 में एमएसपी जो कि 2013-14 में 1,400 रुपए हुआ, लगभग 118% की वृद्धि हुई थी। उसी प्रकार से जीरी के लिए 2003-04 में 560 रुपए एमएसपी था, जो कि बढ़कर 1,310 रुपए हुआ था, जो कि 133% वृद्धि थी। और इस घोषणा के बाद, आय दुगनी करने की घोषणा के बाद अगर हम बात करें तो 2017-18 में गेहूं की एमएसपी 1,625 थी, जो कि अब 2015 है, 24% मात्र वृद्धि की गई। और उसी प्रकार से जीरी के अंदर 1,550 एमएसपी था जी 17-18 में, जो कि अब 2,004 वृद्धि हुई। भी कांग्रेस के समय में 133%, 118% और आज नाम मात्र वृद्धि की गई है। और इनपुट कॉस्ट जो हैं वो कई गुना बढ़ी हैं। तो ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। आपका धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत।
अभी आज हम सब साथी जो हैं कृषि कल्याण, किसानों के कल्याण के लिए क्या चल रहा है, क्या वायदे थे, उसको लेकर आज विशेष तौर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, हमारा भारत देश और हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश और प्रदेश है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है हमारे किसान, हमारा अन्नदाता। उसी को लेकर आज चर्चा की। जैसा कि आदरणीय जगदीप मलिक जी ने, वरुण जी ने बताया कि किस प्रकार से वायदे किए गए और उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। सबसे पहला वायदा केंद्र की सरकार ने ये किया कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। जैसे ही सरकार बनी कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। और हुआ क्या वास्तव में? देश में 3 काले कृषि कानून लाए गए, बिना लोकसभा में, बिना राज्यसभा में चर्चा किए धक्के से वो पास कर दिए गए। उसके बाद हमारे किसान संगठन पूरे देश भर में आंदोलनरत हो गए, जिनको कि आंदोलन जीवी कहा गया। और दिल्ली के चारों ओर किसान संगठनों ने धरना देना शुरू किया। 1 साल से ज्यादा ये धरना चला। देश दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि क्या बात है कि बहुत सोच समझकर बीजेपी की सरकार जो है 3 और ये किसान संगठन और किसान हमारा क्यों धरना दे रहा है, क्या कारण है कि सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है, ऐसा क्या कारण है कि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे कानून लेकर आए जिसमें कि चर्चा भी करना उचित नहीं समझा और बहस के दौरान ही धक्का मुक्की करते हुए 3 काले कृषि कानूनों को पास कर दिया गया। और फिर उसके बाद स्थिति बनी, दिल्ली के चारों ओर हमारे किसान अन्नदाता धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। हमारे बुजुर्ग किसान, हमारी माताएं बहनें वहां पर बैठी और जो हाल चाइना बॉर्डर पर होना चाहिए था, जो बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर होनी चाहिए थी, वो दिल्ली के चारों ओर बैरिकेड्स करके, कील लगा के, तारे लगाकर किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने का काम इस सरकार ने किया है। 700 से ज्यादा किसान हमारे इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में इस बात को उठाया। हम लोग एक निंदा प्रस्ताव लेकर आए, हम सरकार के खिलाफ भी प्रस्ताव लेकर आए। हमने कहा उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने उनकी मौत पर भी खिल्ली उड़ाने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा किसी हाल में भी ये कानून वापस नहीं होंगे। कहा तो जा रहा था कि किसान मंडी की फसल को चाहे किसी भी जिले में ले जाए, किसी भी राज्य में ले जाए, देश के किसी भी कोने में ले जाए, लेकिन एक मंडी से भी दूसरी मंडी तक भी उसकी खरीद जो है सही ढंग से नहीं हो पाई। जब ये आंदोलन हुआ और लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया, शहरों में घुसने नहीं दिया, इनको कार्यक्रम नहीं करने दिए, तब सरकार ने कानून वापस लेने की बजाय किसानों के ऊपर भी हमारा किसान अन्नदाता जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, चाहे टोल पर कर रहा था, चाहे दिल्ली कर रहा था, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में भी कहा कि हम इन किसानों को जिन्होंने शहादत दी है, 700 किसान और उनके परिवारों को हमने सीएलपी की तरफ से भी कुछ मदद करने का प्रयास किया और आने वाले समय में इन किसानों को शहीदी का दर्जा भी देंगे और साथ साथ में परिवार को नौकरी देने की भी हम लोगों ने बात करने की काम की है। एक ही देश के प्रधानमंत्री आते हैं क्योंकि चुनाव का समय था, कई राज्यों में चुनाव हुए थे, राजनीतिक लाभ के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और देश की जनता से क्षमा याचना करते हुए लिए जाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? चुनाव भी हो गए, सरकार बन गई या नहीं बनी, लेकिन किसान संगठनों के साथ ना कोई बातचीत हुई, ना ही उनका समाधान हुआ, ना ही मंडियों का विस्तारीकरण जो होना था वो हुआ। सभी को डर था कि मार्केटिंग बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, सभी को डर था कि हमारी मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा, सभी को ये डर था कि जो न्यूनतम समर्थन मिले, एमएसपी जो मिलना चाहिए, वो सरकार ने जो वायदा किया था वो नहीं दिया। C2 फॉर्मूला प्लस 50% जो हमने कहा था कि केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने कि आय दुगनी होगी, दुगनी करने की बात तो अलग है। हरियाणा में तो सरकार अगर कोई चला रहा है तो पोर्टल सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के
हम सभी साथियों ने इस चीज का विरोध करके विधानसभा में इस मामले को उठाने का प्रयास किया कि आपने जो है निजी कंपनियों को, बीमा कंपनियों को लाभ देने के लिए इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने ये शुरू की है। और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत अगर बीमा ले लिया और इस दौरान अगर उनकी फसल खराब हो गई तो सरकार ने एक और पोर्टल चलाया हुआ है, रजिस्टर्ड किसान। जो किसान रजिस्टर्ड होगा केवल उसकी फसल खरीदी जाएगी। तो फिर क्यों ढिंडोरा पीट रहे थे कि कृषि कानून के तहत कोई भी किसान कितनी भी फसल बोए कहीं भी बेचे। तो रजिस्टर्ड किसान के साथ भी अन्याय हुआ, पोर्टल चले नहीं। उसके बाद जो बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, फसल वजह से ना ये फसल हुई, जो ये फसल हुई थी उसका मुआवजा नहीं मिला। जब हमने सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करने का काम किया तो मुख्यमंत्री जी ने एक और पोर्टल की घोषणा कर दी, क्षतिपूर्ति पोर्टल। ना पहले वाला पोर्टल चला ना बाद वाला पोर्टल चला। मैं पूछना चाहती हूँ, क्षतिपूर्ति पोर्टल चलाने के बाद पोर्टल जब चले ही नहीं, सरकार की नीयत में ही नहीं है कि किसानों को उनकी खराब हुई, चाहे वो हमारी गेहूं की फसल थी, चाहे इस बार की हमारी सरसों की फसल थी, चाहे हमारी बाजरा की फसल थी, पोर्टल जब वो चले ही नहीं, सीएचसी में जाकर लोगों ने धक्के खाए, किसान केंद्रों में गए, उनके पोर्टल चले नहीं। हम अपने विभिन्न गांवों का हमने दौरा किया, हमने कॉल अटेंशन लगाया विधानसभा में, प्रयास किया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको जो आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जिनकी फसलों की बात कही थी, उनको तो उनकी लागत भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद जब प्रशासन के लोगों ने किसानों के लिए पटवारियों को गांव में भेजना शुरू किया, विशेष तौर से जहां से कांग्रेस के विधायक है, हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारे यहाँ पर फसलों का खराबा 80 से 90 से लेकर 100% भी था। सभी के सभी आंकड़े और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं इस समय। लेकिन सरकार ने धक्के से हमारे क्षेत्रों में जो मुआवजा था उसको 0 से 24 दिखाने का काम किया, जिससे कि हमारे जो किसान थे उनको उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। हमारे किसान फिर से आंदोलन करने की कगार पर है, फिर से वो आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलेंगे, तब भी नहीं खोला। फिर कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत जिस फसल को आप एमएसपी में देने की भरपाई में लेकर आ रहे हैं, जैसे सूरजमुखी की बात है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने पोर्टल पे पोर्टल खोलना है और उसके बाद प्राइवेट एजेंसीज इस पोर्टल को चलाने का काम करती हैं, जब हम मंडियों में जाते हैं, जो किसान जिसका गेट पास कट गया उसकी फसल अंदर आ गई, आरती कह रहा है जो ठेके, आप इस बात की जांच कराएं, बहुत बड़ा घपला हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ठेके जिन एजेंसीज को दिए गए थे उन्होंने स्कूटर तक का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। धोखा इतना बड़ा हुआ है, मंडियों में जो आवक हुई, चाहे वो गेहूं की थी चाहे सरसों की थी, उनको दाम मिलना तो दूर, जो मंडी में किसान ने फसल बेच दी उसके बाद वो आड़तियों का जो है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ज्यादातर हरियाणा की मंडियों में सभी विधायक, एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का या जेजेपी का आप दिखा दें जिन्होंने मंडियों में दौरा करके किसानों के टोल पे जाकर, मंडियों में जाकर दौरा किया हो, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया हो। उसके बावजूद भी मेरे पास ये आंकड़े हैं कि 40 से 50% तक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उठान नहीं हुआ और वो फसल पैदा हुई, मंडी में आई हुई बर्बाद हो गई और वो खराब हो गई, जो कि फिर उसके बाद बांटने का उन्होंने काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ केवल एक बात कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, जब हमने कहा कि हमारे पास प्रदेश में कई हजार एकड़ ऐसी भूमि है जिसमें जल भराव की वजह से बहुत ज्यादा फसलें नहीं हो पा रही है, कोई पर्टिकुलर उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तुरंत प्रभाव से उनकी सॉइल डिपार्टमेंट की तरफ से या कुछ भी ऐसी कार्रवाई माइक्रो इरिगेशन करके या ट्यूबवेल लगाकर उसका समाधान किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर ये जवाब दिया और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होकर कहा कि जो कृषि योग्य भूमि हरियाणा में नहीं है उसके लिए भी हमने एक और पोर्टल बना दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ आपने आदरणीय मीडिया के बंधुओं से, ये पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल, और जब ये नेट नहीं चल रहा है, पोर्टल नहीं चल रहा है, तो हमारा किसान अन्नदाता कहां जाएगा? आप इस बात की भी जांच करें कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद भी न फसलों के दाम मिल रहे हैं फसल में, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमें तब देखने को मिलती है जिस समय हमारा किसान बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए,
यूरिया लेने के लिए थानों में लगता है और पुलिस प्रशासन जो है उस व्यवस्था को बनाने के लिए लगती है। पहली बार इस सरकार में हुआ है कि हमारी बहन बेटियां बुजुर्ग जिनको घर में बैठना चाहिए था वो हमने स्वयं हमारे टोटल लेकर यूरिया और खाद की किल्लत के लिए वो लोग जाती हुई नजर आई। और पहली बार प्रदेश में ऐसी दुर्दशा हुई है कि केस रजिस्टर हुए कि रेवाड़ी में, नूह में जो खाद के जो जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली थे या जो हमारे ट्रक थे वो लूट लिए गए, खाद की चोरी हुई, खाद की लूट हुई। फिर ये सरकार कहती है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमारा तो आज केवल कहना यही है कि कृषि को सस्ता करने की बजाय, आय को दुगना करने की बजाय कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। महंगाई की मार झेलता हुआ हमारा कृषि प्रधान प्रदेश और देश डीजल और पेट्रोल सस्ता करने की बजाय उनको जो है कट्टे में जितना गेहूं या बीज दाना तक नहीं मिल रहा है, जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए कौन दोषी है? केवल और केवल अपने दोस्तों के लिए नए नए प्राइवेटाइजेशन करते हुए अलग वेयर हाउस बना दिए गए हैं। केवल इन्हीं शब्दों के साथ हम ये अनुरोध करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि कृषि कानूनों का आखिर क्या हुआ, क्या न्याय मिला, या आज भी हमारा अन्नदाता न्याय की मांग में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।